आप सभी को जय मसीह की। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी परमेश्वर के नाम में आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हम किस प्रकार से मसीह सताव हमेशा देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में हमें आए दिन ज़्यादातर ये देखने को मिलता है दोस्तों कि किस प्रकार से मसीह लोगों को सताया जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, किस प्रकार से उनको विश्वास करने से रोका जाता है और किस प्रकार से उनके ऊपर टारगेट लिया जाता है दोस्तों, और उनको किस प्रकार से मसीह में आगे बढ़ने से रोका जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सच्चाई आपको पता लगने वाली है दोस्तों कि ऐसा आखिर क्यों होता है, ये लोग क्या करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और पूरा देखेंगे दोस्तों तभी आपको इस वीडियो के बारे में ज़्यादा पता लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं। पहले तो छत्तीसगढ़ की पावन धरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम ये बताएंगे कि आज आप यहाँ पर अपने छत्तीसगढ़ दौरे में कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर आज आप आई हुई हैं मैम, तो क्या कुछ उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पर आई हैं मैम? ये हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ में उनसे डिस्कस करके, जो हमारे राज्य के हमारे साथी लोग हैं, तो हम लोगों ने तय किया कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अचानक ये सब कैसे हुआ। हम लोगों ने दिल्ली में भी अखबारों में थोड़ा बहुत जो आया था, लेकिन बहुत हल्के तरीके से रिपोर्टिंग हुई। मैंने सोचा कि वास्तविकता जानने के लिए ज़रूरी है। मैं खुद ही आदिवासियों के बीच काम करती हूँ और हमने देखा कि बहुत सारी जगह जहाँ संघर्ष तेज़ हो रहे हैं, वहाँ आदिवासियों के संघर्षों को कमज़ोर करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाकर विभाजित करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि पूरे आदिवासी समाज ही कमज़ोर हो जाता है। तो उसमें क्या ये रोल है या क्या है जानने के लिए तो हम लोग यहाँ आए, और यहाँ आकर पता चला कि पूरे तौर पर एंटी क्रिश्चियन के नाम पर और ज़बरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है उसके नाम पर क्रिश्चियन आदिवासियों को, और भी लोग हैं सिर्फ आदिवासी नहीं, लेकिन मेन क्रिश्चियन आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। और सबसे जो हमें लगा यहाँ कि जिस पैमाने पर प्रताड़ित किया गया, उनको वायलेंस के शिकार बनाए गए, उनके घरों को तोड़ा, लूटा, और फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ नहीं आए। मतलब हमें तो बड़ी हैरानी हुई कि ये सब क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में। और भी जब हम लोग तय में गए तो पता चला कि ये पूरे तौर पर बीजेपी के ये खेल है। सभी जगह मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, लोगों ने नाम ले लेकर बीजेपी की लीडरों की, लोकल लीडरों का, गांव के लीडरों के नाम लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह मीटिंग करके आदिवासियों के एक हिस्सा को भड़काकर उन्होंने ये सब कांड करवाया। मैडम अगर बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बात करें या फिर अन्य समुदाय की बात करें तो धर्मांतरण की बात कही जाती है कि यहाँ पे बस्तर संभाग समेत पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। ईसाई मिशनरी लोग धर्मांतरण ज्यादा करवा रहे हैं, तो इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं मैम, ये इसको एक्सप्लेन करेंगे? ये पूरे तौर पर एक राजनीतिक खेल है, क्योंकि जब हमने प्रशासन से बात की, हम कलेक्टर से मिले, पुलिस से मिले और भी अधिकारियों से मिले, हमने पूछा सीधा कि आपके पास ये धर्मांतरण के तहत जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है उसके बारे में आपके कितने केस आए हैं। उन्होंने सबने कहा एक भी केस नहीं है, नॉट अ सिंगल केस, एक भी केस नहीं है। हमने कहा नहीं कोई शिकायत है, एक भी शिकायत नहीं है। फिर ये धर्मांतरण की बात कहां से आती है, क्यों आती है? हमने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि राजनीति जरूर है मैडम, आप खुद ही जानते हैं। तब हम जानने का प्रयास किए, और जैसे मैंने आपको कहा, ये पूरे तौर पर बीजेपी की साजिश है। इस इलाके में अधिक सीट वो हारे हैं,
अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले बीजेपी के पास पूरे देश भर में और कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ धर्म को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके करते हैं। यहाँ जो मुझे सबसे दुख लगा कि ये इतने क्रूर हैं कि आदिवासियों के नाम पर उन्होंने ये सारा हमला किया, जैसे कि आदिवासी नहीं चाह रहे। अरे सदियों से ये सब एक रहे हैं, एक ही परिवार का, कोई आदिवासी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, आज तक नहीं हुआ कुछ। और अचानक बीजेपी आरएसएस अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मैडम अगर बात करें तो ठीक इस वर्ष शुरू होने के ही दरमियान यहाँ के नारायणपुर पुलिस अधीक्षक सदानंद जी का सर फोड़ दिया गया था और चर्च में भी अटैक किया गया। तो इसमें आपकी फैक्ट एंड फाइंडिंग टीम ने क्या सर्च किया मैम? नहीं, हम लोग गए थे, चर्च में गए थे, वहाँ सब लोगों से मिले जो वहाँ मौजूद थे और कलेक्टर से भी बातचीत हुई है। मुझे लगता है उस दिन जो उन्होंने इजाज़त दी थी एक सभा करने की, जो आदिवासियों के नाम पर सभा थी, लेकिन जो नाम थे उसके, मंच का नाम आदिवासी था, लेकिन जो सारे व्यक्ति हैं वो सब बीजेपी के लीडर्स थे। ऐसे सेंसिटिव समय पर उनको इजाज़त देना कहाँ तक सही था नहीं था मैं नहीं कह सकती हूँ। ये तो सरकारी लोगों को ही देखना चाहिए कि क्या ऐसे संवेदनशील स्थिति में जहाँ चारों ओर इस प्रकार की घटनाएं घट रहे हैं, ऐसे इजाज़त देना क्या सही था, उनको ये देखना चाहिए। दूसरी बात ये है, कलेक्टर साहब ने जो हमें कहा कि ऑर्गेनाइजर्स ने हमें आश्वासन दिया हम कुछ नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे सभा। उन्होंने विश्वास किया और सभा हुई और फिर उसका परिणाम आपने देखा कि तुरंत पूरा मॉब चर्च के ऊपर अटैक किया और उस चर्च के साथ एक स्कूल है जिसमें लगभग 1000 बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चों का क्या हाल होता आप सोच सकते हैं। पुलिस ने वहां रोका लेकिन वो मॉब वहां रुकी नहीं, वो मॉब दूसरे इलाके में गए। शांति नगर बोलकर एक इलाका है, बहुत नजदीक भी नहीं है, वहां जाकर उन्होंने चर्च के ऊपर हमला किया। उस दिन लगभग 4 चर्च, छोटे छोटे प्रार्थना घर जिसको वो कहते हैं, उस पर हमला किया। और वहां जो एक टीचर, 2 टीचर है, मतलब हस्बैंड और वाइफ, उनके घर को उन्होंने तोड़ा। वहां 5 कमरे थे, वो 5 कमरे को बिल्कुल उनकी सब खिड़की दरवाजे सब कुछ तोड़ ताड़ के, मेरे पास फोटोज हैं उसके, और एक भी चीज उनका बचा नहीं। लगभग 10 लाख रुपया का नुकसान हुआ। तो ये मॉब को पूरी इजाजत कैसे मिली? चर्च का भी सत्यानाश किया। हमने देखा इसे, वो जितने वहां उनकी तस्वीरें थे, स्टैचूज थे, वो सब तोड़ दिया और फिर वहां घरों में जाकर घुसे और मारे। तो ये एक शांतिपूर्ण इलाके को डिस्टर्ब करके आदिवासियों के नाम पर आप एक समुदाय को अपने राजनीतिक मुद्दे के आधार पर तुम इस तरह प्रताड़ित करोगे, ये बिल्कुल संविधान की धज्जियां तो उड़ाई गई है, इंसानियत की भी धज्जियां उड़ाई गई। मैडम अगर बात करें तो जब से यहाँ पे जिस प्रकार की हिंसा भड़की, तो उसके बाद ही सिर्फ ये बात बोला जाता था कि 2 गुटों के बीच में मारपीट हो रही है, जबकि ये 3 महीने से इसी प्रकार का कई बार पुलिस थाने में शिकायतें की गई, कई प्रकार से लोगों की नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई, परंतु किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी। इसके बाद भी जब बीते, अगर 18 तारीख की अगर बात करें, 18 दिसंबर की बात
बात करें तो 18 दिसंबर को भी 14 गांव में लगातार इसी प्रकार की हिंसा हुई और वहां पे लोगों को गांव से निकाल दिया गया था और उन लोग यहाँ पे नारायणपुर में एक स्टेडियम में वहां पे शरणार्थी बन के रह रहे थे मैम, और कई दिनों तक रहे। तो मैडम यहाँ पे आप शासन या प्रशासन की भूमिका को किस स्थिति में देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं मैम? कहीं प्रशासन ने बचाने का भी काम किया। जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि कई जगह पुलिस ने उनको बचाने का भी काम किया। तो ये हम नहीं कह सकते कि सब जगह जैसे बीजेपी के प्रदेशों में होता है कि पुलिस साथ ही मिलकर पीट रहे हैं और मार रहे हैं, वहाँ मैं नहीं ये कह सकती हूँ। लेकिन मैं दूसरी तरीके से अगर हम देखें कि जिन लोगों ने हमला किया वो महिलाओं को भी टारगेट किया और हम ऐसे महिलाएं से मिले जिनको इतना ह्यूमिलिएट किया गया, मतलब उनकी और महिलाओं के द्वारा उनको वस्त्रहीन करने का प्रयास किया और उस अवस्था में पूरे गांव में घुमाने का उन्होंने प्रयास किया। उस समय पुलिस थी नहीं और उस समय पुलिस और प्रशासन ने सोचा कि अब ये वापस चले गए हैं तो सब कुछ ठीक हो गया। तो ये तमाम जो एक सतर्कता की जरूरत है उसको मुझे लगता है उसमें अभाव जरूर रहा है। तो मैडम चूंकि अगर बात करें तो आपने स्थितियां परिस्थितियों को आपने पूरा रियलाइज किया, देखा है, तो अब शासन प्रशासन को और किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए ताकि जो एक शांति प्रिय अगर कहें या फिर सौहार्द, समाज का सौहार्द बोले, तो किस तरीके से बना रह सकता है? देखिए, जिन लोगों ने ये सब करवाया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी बीजेपी लीडर्स हैं जिनके नाम लेकर, जैसे एक्स एमएलए हैं जो यहाँ आपके कांकेर और उस खंडा गांव इलाके के जो वो पूरे वहाँ लीडर बने हैं। यहाँ भी जो बीजेपी के पूर्व सांसद या मंत्री या एमएलए रहे हैं तो उनके नाम इसमें हैं। तो कम से कम पुलिस और प्रशासन को इसके बारे में बहुत सख्त जांच करने की ज़रूरत है। अरे हम बड़े लीडर हैं इसलिए हम जो मर्जी कर सकते हैं, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। और सख्त कार्रवाई अगर होगी उसका बिल्कुल उसका इम्पैक्ट होगा। और अभी क्योंकि प्रशासन कुछ कार्रवाई की है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उसका एक अच्छा असर हो रहा है। एक शांतिपूर्ण तरीका बनाने की जो पहले था, ये बात नहीं है कि हरदम इस प्रकार की दो कम्युनिटी के बाद, और ये दो कम्युनिटी की बात इतनी फालतू बात है, माफ कीजिए मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इतनी बकवास है। अरे दो कम्युनिटी का मतलब क्या है? एक कम्युनिटी को आप टारगेट करें, उसमें दूसरी कम्युनिटी को मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर तुम एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, धर्म के नाम पर तुम झूठे आरोप लगा रहे हो उनके ऊपर कि जबरदस्त धर्मांतरण हो रहा है। तुम्हारे पास एक केस नहीं है, एक केस नहीं है। तुमने 60-70 गांव में इस प्रकार की घटनाएं घटाई है और फिर ये हालत अगर बनती है कि आप दो कम्युनिटी की बात करेंगे तो ये न्याय नहीं है। ये अन्याय को बढ़ाने के लिए, असली अपराधी को छिपाने के लिए ये एक बात बनाई जा रही है, दो कम्युनिटी। मैडम एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा। मैडम चूंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को घोषित कर दिया है सांप्रदायिकता फैलाने वालों के खिलाफ, मैडम इसे किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, एनएसए वगैरह इस प्रकार के कानून हम उसके कभी भी पक्ष में नहीं हैं। अधिकतर ये कानून दुरुपयोग ही होते हैं। हमने देखा यूएपीए बनाया है, हाँ यूएपीए में बोलते हैं कम्युनलिज्म के खिलाफ, लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सब निर्दोष लोग हैं। तो कानून सख्त होने चाहिए, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये एनएसए का क्या उसमें फायदा होगा मैं नहीं कह सकती हूँ। जरूर ये है कि आजकल अदालत भी इस प्रकार की
अपराधों को कभी कभी हल्के तरीके से देखकर तुरंत जमानत भी दे देते हैं। तो एक मिक्स्ड पोजीशन है। सरकार अगर सख्त कदम उठाना चाहती है, सरकार के पास कानून है, तथ्य है, जिसके आधार पर इन सबको जेल में बंद किया जा सकता है।